अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ डॉक्टर गुड़िया's टेक। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर नीला। हाँ जी, आज का प्रोग्राम किस बारे में है? इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं 2-3 छोटे-छोटे फ़िक्रे आपके सामने पेश करना चाहूँगी, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आज के प्रोग्राम की थीम क्या है। तो शुरू करते हैं। हम कहाँ के सच्चे थे, दर्द पी के मरते थे, ज़हर पी के जीते थे, जिंदगी के धोखे में हर किसी से लड़ते थे। हम कहाँ के सच्चे थे, हम कहाँ के सच्चे थे। जी, सही समझा आपने। आज का जो हमारा शो है वो हम कहाँ के सच्चे थे ड्रामा का रिव्यू है। और ये ड्रामा रिव्यू करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। क्यों? क्योंकि इसको लिखने वाली उमेरा अहमद, जो कि मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट राइटर्स में उनका शुमार होता है। डायरेक्टेड बाय फारूक रिंद, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। 2020 के 2020 के बेहतरीन डायरेक्टर का अवार्ड ले चुके हैं ऑलरेडी। कास्ट में मायरा खान, उबरा खान, उस्मान मुख्तार, और सपोर्टिंग कास्ट में हुमा नवाब, लैला वास्ती, अली ताहिर, जैनब कयूम, शमीम हिलाली, कैफ गजनवी, बेतहाशा नाम, बड़े नाम। तो इस तरह के ड्रामे का रिव्यू करते हुए आपको थोड़ा आप थोड़ा सोचते हैं कि जब आपका एक ऐसा ड्रामा ऑन स्क्रीन आता है तो उससे पहले एक हाइप होती है, एक एक्सपेक्टेशन होती है कि इस ड्रामे का कैलिबर क्या है, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं। और आपकी एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई हो जाती हैं उस प्रोजेक्ट को लेके। मैंने इस नॉवेल को पढ़ा, और ये नॉवेल जो है उमैर अहमद का हम कहाँ के सच्चे थे, इसी नाम से एक नॉवेल उनका है, जिसकी ये ड्रामा जो है वो अडॉप्टेशन है। आप बिलीव करेंगे, बहुत कम ऐसा होता है मेरे साथ कि कोई ड्रामा, कोई नॉवेल ऐसा हो जो मैं शायद पूरा पढ़ भी ना पाऊँ। तो जब मैंने ये नॉवेल पढ़ा और इसकी स्टोरी पढ़ी तो वो इस कदर टॉक्सिक थी कि मैं इस ड्रामे को ख़त्म कर ही नहीं पाई, इस नॉवेल को ख़त्म कर ही नहीं पाई। बहुत तेज़ी से पढ़ा, इस तरह से पढ़ा कि ज़्यादा ज़हन पे असर ना हो। बिकॉज़ उसमें इस कदर नेगेटिविटी है उस पूरे सीरियल के, उसके नॉवेल के अंदर, कि उसको पढ़ना जो है वो एक बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा दिल-गुर्दा चाहिए। तो जब मुझे पता चला कि उन्होंने इस सीरियल इसी नॉवेल की एडॉप्टेशन की है, आई वाज़ वेरी सरप्राइज्ड। बिकॉज़ मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस ड्रामे को किस तरह से ये स्क्रीन प्ले किस तरह से बनाएँगे, किस तरह से वो सब कुछ टीवी पे दिखाएँगे, जो कि उस नॉवेल के अंदर है। तो इस तरह से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक थोड़ा-सा मुझे इंटरेस्ट भी बिल्ड अप था कि आई वांटेड टू सी दैट हाउ दे आर प्रेजेंटिंग द एंटायर थिंग देयर। तो एनीवे, जब स्टार्ट हुआ ये ड्रामा, तो जब पहला एपिसोड आया था एंड इसमें जब पहला सीन था, जो एक एडल्ट असवद जो है वो स्टोरी स्टार्ट करते हैं, और उनके मुंह से एक मोनोलॉग आता है कि जी बच्चे मासूम होते हैं, और लेकिन बड़ों की ज़बान का ज़हर उन्हें बूना बना देता है। और फिर ये जो मासूम फरिश्ते होते हैं वो सारी उम्र बुने ही बन जाते हैं, और दोबारा कभी फरिश्ते नहीं बनते। और ये जो स्टोरी है, ये 3 बच्चों की कहानी है, जो अस्वद, मशअल और महरीन हैं। अस्वद, जो मशअल और महरीन है, वो तो बोने बन गए। तीसरा मैं था, मैं बोना नहीं बना, जोकर बन गया। मेरा ख़्याल है ये जो मोनोलॉग था, ये एक बहुत बड़ा एक क्रक्स था इस पूरी कहानी का। और एज़ अ रियल फैक्ट, आई थिंक दिस इज़ व्हाट एक्चुअली हैपेंड कि महरीन और मशअल जो हैं वो तो बोने बन गए, और असवद जो है वो जोकर बन गया। तो ओवरऑल शुरू के 6-7 एपिसोड्स तक ड्रामा बहुत स्ट्रॉन्ग रहा। बहुत उन्होंने इसको ज़बरदस्त पिकअप दिया। डायलॉग्स बहुत अच्छे थे, सिचुएशंस उन्होंने अच्छी क्रिएट की। अ, कहीं-कहीं मार खा गए, बट एनीवे वी विल कम टू दैट कि कहाँ इनसे गलती हुई है, कहाँ पे कौन-सी चीज़ उन्होंने सही की, कौन-सी चीज़ इन्होंने इतनी सही नहीं की। अ, डायलॉग्स कहीं-कहीं कुछ सीन्स बहुत अच्छे थे, बहुत खूबसूरती से पिक्चराइज़ किए हुए थे। स्पेशली जो पहला एपिसोड था, आई थिंक इट वाज़, मेरा ख़्याल से सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव पहला एपिसोड उसका मुझे लगा।
बहुत सारी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की, जिसमें एक बड़ी हाइप्ड चीज़ थी, जिसमें दिखाते हैं कि वो मायरा खान बस के ऊपर राइड कर रही हैं। मायरा खान का जो मेहरीन का कैरेक्टर था, बड़ा उसमें बड़ा पावरफुल, बड़ा इंटरेस्टिंग, somebody who can speak for herself, और बहुत ज़बरदस्त उनका एक बहुत अच्छा दिखाया था। सेम एट द सेम टाइम मशाल बहुत इंतहाई मीन, इंतहा से ज़्यादा खुद परस्त, और बट खुद परस्ती के साथ इंतहाई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार लड़की, जिसके अंदर मीननेस की वो स्ट्रीक है कि वो किसी भी हद तक जा सकती है अपना मकसद पूरा करने के लिए। अच्छा, स्टार्टिंग में जो काम उन्होंने बच्चों से लिया, जो चाइल्ड स्टार्स थे तीनों, उन्होंने आई थिंक दे डिड अ फैंटाबुलस जॉब, बिकॉज उसकी वजह से एक पूरी कहानी का एक एक बैकग्राउंड और एक बैकड्रॉप उन्होंने जो बताया, और जिस तरह से बच्चों ने परफॉर्म किया, तो फिर एक्चुअली मेरी अपनी एक्सपेक्टेशंस इस ड्रामे से बहुत हाई हो गई थी कि जब बच्चे इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली आपको यही होती है कि बड़े उस कैरेक्टर को उसी तरह से लेके आगे चलेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली दैट कुडंट हैपन। कहीं ड्रामा ड्रॉप होना शुरू हुआ, आई थिंक छठे या सातवें एपिसोड के बाद से वो ड्रामा ड्रॉप होना शुरू हुआ, और फिर वो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर निकल गया है। द एंटायर सीक्वेंसेस ऑफ जो है उसका, मेहरीन का जेल जाना, जेल से वापस आना, फिर उसके बाद जो है वो दोबारा फिर इनकी शादी, फिर शादी के बाद उनके जुल्म और सितम असवद साहब के मेहरीन के ऊपर, नथिंग मेड सेंस। जिस तरह से उन्होंने इस पूरे के पूरे स्क्रिप्ट को, जो ओरिजिनल नॉवेल था, उसको एडॉप्टेशन करके उन्होंने उसको कट डाउन करके एक हमारे टीवी के स्टैंडर्ड से उन्होंने उसको चॉप आउट करके उसको थोड़ा बेहतर करने की कोशिश की, मगर वो उसके अंदर और कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, और कैरेक्टर्स वही रहे, सिनेरियोस चेंज हो गए, उसकी वजह से वो स्टोरी ना इधर की नहीं ना उधर की रही वाली सिचुएशन हो गई। बहुत चीजें समझ में नहीं आ रही थी, बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन में रह गए, बहुत जगह एक्टिंग ओवर द टॉप थी, कहीं कहीं अच्छे सीक्वेंसेस भी थे, एवरीथिंग वाजंट बैड, कुछ कुछ सीक्वेंसेस बहुत अच्छे थे, स्पेशली जो चंद सीक्वेंसेस जो मुझे याद आ रहे हैं, वो आई थिंक एक वो जो मेहरीन का एक हॉस्पिटल में सीक्वेंस होता है, जिसमें वो सुसाइड करने की कोशिश करती है, घर में जो सीक्वेंस होता है जो सुसाइड करने की कोशिश करती है, और उसके अपने अब्बा की हेलुसिनेशंस आ रही होती हैं, दैट वाज डन ब्रिलियंटली एंड पोर्ट्रेड ब्रिलियंटली। उसके अलावा जो है वो इनकी सेकंड लास्ट एपिसोड के अंदर जो कुछ सीन्स, जो मेन सीन था मेहरीन और मशल की आपस में जो अपना कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो रही होती है, उस वक्त वो सीन दैट वाज डन ब्रिलियंटली, वो बहुत खूबसूरत सीन मुझे लगा। और इसके अलावा भी कुछ सीन्स और थे जो कि बहुत अच्छे टॉप क्लास के सीन्स लग रहे थे, बट here we are talking of overall impact एक्चुअली मुझे इस ड्रामे का बिल्कुल समझ में नहीं आया, मजा नहीं आया। जो क्रक्स ऑफ द स्टोरी थे, वो जो मैसेजेस थे, वो बहुत अच्छे थे, इसमें देयर इज नो डाउट अबाउट इट, कि जो इसका जो मैसेज था इस ड्रामे का, वो मैसेज बहुत 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 वैलिड मैसेजेस थे, और उन वैलिड जो मैसेजेस थे उनमें से जो मुझे समझ में आए, जो जो मैंने टेक अवे किया, वो ये कि जो the kids who are brought up actually in the dysfunction families, they are actually judged in the shadow of their parents' deeds most of the times. तो इसलिए जो इस तरह के घरों से, टूटे हुए घरों से जो बच्चे होते हैं, उनके साथ उनका माजी हमेशा उनके साथ रहता है, और हमेशा जो भी कुछ वो करते हैं उसको जज किया जाता है उनके माँ बाप के या उनकी फैमिली की डिसफंक्शनल होने की वजह से। दूसरा ये कि जो माँ बाप की जो खामियां होती हैं, वो उनकी औलाद का पीछा करती हैं सारी उम्र, उनको ताने पड़ते हैं उनके माँ-बाप के नाम से, और उनके जो फ्लॉज़ होते हैं, वो उनको आखिरी वक़्त तक उसका पीछा नहीं छोड़ते। तो ये एक हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा अलमिया है, जिसको इस ड्रामे ने हाइलाइट किया।
दूसरा जो इन्होंने तीसरी बात जो इन्होंने बताई वो ये कि जी बच्चों को आपस में कंपेयर नहीं करना चाहिए। बच्चों को कंपेयर करने से एक अनहेल्दी राइवलरी बच्चों के अंदर क्रिएट होती है, जो कि आगे चल के बहुत बहुत बड़े मेजर मसले क्रिएट कर सकती है। और जो एक और बात जो मुझे इस ड्रामे की अच्छी लगी, जो टेक अवे इस ड्रामे का मिला, वो ये कि कभी इट्स नेवर टू लेट टू सॉर्ट आउट योर डिफरेंसेस। आप किसी भी वक्त बैठ के आप अपने मसलों को हल कर सकते हैं। कोई भी बात इतनी बड़ी नहीं है कि आप उसको बैठ के सॉर्ट आउट ना कर सकें। और कभी भी किसी से माफ़ी माँगने से ना घबराएँ। अगर आपकी गलती है या सामने वाले की गलती है, तो माफ़ी माँगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। माफ़ी माँगने से मसलों का हल ही निकलता है, कभी खराबी नहीं होती। और हर किसी को एक सेकंड चांस ज़रूर मिलना चाहिए। एवरीबॉडी डिज़र्व्स अ सेकंड चांस। और ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेजेस थे जो इस ड्रामे के थ्रू हमें कन्वे हुए। और आई थिंक मुख्तलिफ सिचुएशंस के थ्रू उमर अहमद ने ये मैसेजेस हमें दिए, और जबकि बहुत खूबसूरत मैसेजेस थे और खूबसूरत डायलॉग्स के थ्रू हमें ये मैसेजेस दिए। मुझे जो प्रॉब्लम है बेसिकली वो हाउ द एंटायर स्क्रिप्ट वाज क्रिएटेड। जो स्टोरी लाइन थी उसके साथ मुझे उसमें मज़ा नहीं आया। स्पेशली जो ये बीच में ये जो जेल में जाने वाला सीक्वेंस था, और शादी के बाद और वो सारा टॉर्चर वाला सीक्वेंस था, ये मुझे बिल्कुल इन चीज़ों की समझ नहीं आई कि ज़रूरत क्या थी। दूसरा ये जो सैफी का कैरेक्टर था उसकी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि उस कैरेक्टर की ज़रूरत क्या थी। इतना इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है असवद के कैरेक्टर के साथ और सफ़ान के कैरेक्टर के साथ, कि समझ नहीं आ रही थी कौन क्या चाह रहा है, कौन क्या नहीं चाह रहा। मतलब रिव्यू करते हुए भी मैं खुद भी कन्फ्यूज़ हो रही हूँ कि किस कैरेक्टर का एक्चुअली क्या मकसद था। तो लाइक ड्रामा देखते हुए तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी। बट इस सारे सिनेरियो में कुछ चीज़ों की तारीफ़ ना करना ज़्यादती होगी, जिसमें ऑब्वियसली एक्टिंग सब सर-ए-फ़हरिस्त है। बच्चों की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, और उसके साथ उमैर राना ने बहुत स्टैंडिंग आउट काम किया। बहुत कम सीक्वेंसेस किए लेकिन बहुत पावरफुल किए। हुमा नवाब ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल पूरे ड्रामे के अंदर आई थिंक उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग काम किया है, आउटस्टैंडिंग काम किया है। तो हुमा नवाब मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त उन्होंने काम किया। और उसके अलावा किसी-किसी सीक्वेंस में कुबरा खान ने अच्छा काम किया, किसी सीक्वेंस में मायरा खान ने अच्छा काम किया, उस्मान मुख्तार ने भी अपने रोल को निभाने की पूरी कोशिश की। बट मुझे जो इन 3 मेन कैरेक्टर्स के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये कि फोर्स्ड एक्टिंग लग रही थी मुझे, इनकी रियलिटी नहीं लग रही थी। वो तो खैर सीक्वेंसेस में ही कुछ रियलिटी वाली चीज़ नहीं थी, तो आई डोंट एक्चुअली ब्लेम देम। मगर एक होती है एफर्टलेस एक्टिंग और एक होती है ज़बरदस्ती की एक्टिंग, तो ये थोड़ी-सी मुझे ज़बरदस्ती की एक्टिंग लग रही थी। जो है मुझे ये नहीं लगा कि कोई बहुत ही रियलिस्टिक किस्म की उन्होंने एक्टिंग की है। थोड़ी-सी बना-बना के एक्टिंग कर रहे थे, जो कि थोड़ी-सी ग्रैंड गुज़र रही थी। दूसरी जो मुझे प्रॉब्लम थी वो ये कि इस ड्रामे के अंदर लाइट मोमेंट्स बिल्कुल नहीं थे। आई थिंक इनके पास बहुत अच्छे कैरेक्टर्स थे, स्पेशली शब्बू का कैरेक्टर उन्होंने बहुत स्वीट सा एक बनाया था। उसको यूटिलाइज़ करते, उसको ज़्यादा चांस देते, उसकी वज़ह से थोड़ा-सा बीच-बीच में कहीं न कहीं लाइट मोमेंट्स को डाला जाता, वो इन्होंने नहीं किया। बहुत ही एक उन्होंने बना के रखी, एक टैटू बना के रखी जिसमें वो थ्रू आउट एक बहुत संजीदा मूड में इन्होंने पूरा ड्रामा बनाया। तो ये थोड़ा-सा देखते हुए आपको ख़्याल ये रखना होता है कि आप थोड़ा कभी थोड़ा बीच-बीच में कहीं-कहीं कोई लाइट मोमेंट्स दे दें, ताकि आप एक वो पूरा कंप्लीट एक स्ट्रेस वाले टाइम से उससे थोड़ी देर के लिए तो कम से कम आप बाहर निकलें, चाहे चंद सेकंडों के लिए ही सही। तो ये थोड़ा मुझे एक प्रॉब्लम लगा था इस ड्रामे के अंदर। ओएसटी बहुत खूबसूरत था। आई थिंक अज़लान समी खान ने इसको कंपोज़ किया था, और गाया हुआ भी बहुत खूबसूरत है। और लेकिन बहुत रिपिटेटिव, बीच-बीच में बहुत ज़्यादा ओएसटी यूज़ हो रहा था। बट आई वुडेंट कंप्लेन अबाउट इट, क्योंकि मुझे पर्सनली तौर पे, ज़ाती तौर पे इसका ओएसटी बहुत पसंद है। तो जो है मुझे उसकी इतनी तकलीफ़ नहीं होती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको रिपीट कर रहे थे, बहुत फ्लैशबैक्स और एवरीथिंग। तो ये आई डोंट नो, आई थिंक कि ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि अगले इस दफ़ा में अवॉइड किया जा सकता है। अम, मेरे ख़्याल से ये फ़ारूक रईन साहब की बेस्ट परफ़ॉर्मेंस, बेस्ट प्रोजेक्ट नहीं रहा।
वो इससे कहीं गुना ज़्यादा बेहतर प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, और मगर मुझे उम्मीद है कि वो इसके बाद जो प्रोजेक्ट करेंगे, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि वो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। अम, जहाँ तक एक्टिंग की बात है तो भी आई होप कि जो अगले प्रोजेक्ट्स आएँ वो उससे बेहतर ही आएँ। और मायरा खान, वेलकम बैक टू द स्मॉल स्क्रीन। इट वाज़ ग्रेट टू सी यू। और मेहरीन का रोल आप जितना हो सका आपने बहुत अच्छा निभाया, इसमें कोई शक नहीं है। एंड द ओनली थिंग इज़ दैट कि आपको मेंटली तौर पे मेहरीन के रोल में एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल था, बिकॉज़ मेहरीन वाज़ सपोज्ड टू बी अ वेरी ऑर्डिनरी सिंपल गर्ल। मायरा खान कहीं से भी एक ऑर्डिनरी सिंपल गर्ल नहीं लगती, चाहे वो कपड़ों में कितनी भी सिंप्लिसिटी ले आए। बहरहाल शी इज़ ब्यूटीफुल एंड शी लुक्स ब्यूटीफुल नो मैटर व्हाट शी डज़। तो यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, बट एनीवे चले, इसके बारे में काफी बात हो गई। और ये कि आई एम जस्ट होपिंग कि इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो होगा वो इससे बेहतर होगा। और बट इन एनी केस इट्स नॉट दैट कि एवरीथिंग वाज बैड इन दिस ड्रामा। आई डिड एंजॉय watching it, but like I said, it was not the best thing that I've ever seen. It was just an ओके प्रेजेंटेशन फॉर मी, ओके प्रोजेक्ट फॉर मी। चले जी, इसके साथ आज का रिव्यू खत्म होता है, और इंशाल्लाह फिर किसी और ड्रामे के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा आऊंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।